नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी अंता, जयपुर संभाग, आप सबका आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज की कक्षा में कक्षा 12वीं हिंदी केंद्रित की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अध्याय नमक कहानी, जिसे लेखिका रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखा गया है, कि मूल संवेदना से अवगत होने का सार्थक प्रयास करेंगे। दोस्तों, रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में जर्द गुलाब बहुत ही चर्चा में रही, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड आदि सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया और 18 दिसंबर सन 1979 में इनका निधन हो गया। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार है। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित लोगों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में वे अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े करती हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए, जिसे ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस मार्मिक पहलू को परत दर परत उखाड़ देता है। यह संवेदनात्मक अनुभूति जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में ज़रूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, कि ख़त्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? नमक कहानी में भारत पाक विभाजन होने पर विस्थापन की त्रासदी की प्रतिक्रिया को रेखांकित किया गया है।
विभाजन के बाद पुनर्वासित दिलों पर क्या बीतती है, इस कहानी में बयां किया गया है। सफिया, जो कहानी की मुख्य पात्र है, अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई हुई थी। सिख बीवी को देखकर दंग रह गई, क्योंकि वह सफिया की माँ की तरह थी। सफिया के प्रेम से गदगद होकर सिख बीवी ने अपनी बहू से पूछा। बहू ने बताया कि सफिया कल लाहौर जा रही है, तो लेखिका से लाहौर की बातें करती है। उसने बताया कि मेरा वतन भी लाहौर है। सफिया ने कुछ लाने के लिए पूछा तो सिख बीवी ने फरमाइश की कि मैं लाहौरी नमक चाहती हूँ। लाहौर में सफिया के रिश्तेदारों और भाइयों ने सफिया की खूब खातिरदारी की और उसे बहुत उपहार दिए गए, लेकिन लाहौरी नमक जो लाना गैर कानूनी था, समस्या पैदा कर रही थी। सफिया का भाई पुलिस अफसर था। उसने व्यंग किया कि भारत के हिस्से में तो अधिक नमक का भाग आया था। इस पर सफिया झुंझलाकर नमक ले जाने की जिद करती है। भाई ने सफिया को डर दिखाया, जांच व बेइज्जती का डर दिखाया, लेकिन प्रेम के प्रसाद रूपी नमक को चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, बल्कि शालीनता से ले जाना चाहती थी। जब उसके भाई ने कानून की सख्ती का डर दिखाया तो वह रोने लगती है। तब भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। पैकिंग हो गई, लेकिन नमक की पोटली परेशानी का सबब बनी हुई है। अगले दिन 2 बजे उसे हिंदुस्तान आना था। भावना का स्थान बुद्धि ने ले लिया और सफिया ने यीन कीन प्राकृण नमक ले जाने की सोची। उसने कीनुओं के नीचे नमक की पोटली छिपा दी। सब सामान की पैकिंग हो गई, लेकिन अंततः सफिया ने फैसला किया कि प्रेम और एकता के प्रतीक उपहार को वह चोरी से नहीं ले जाएगी। वह चाहती तो नमक की पोटली को छिपाकर ले जा सकती थी, लेकिन उसने स्वयं कस्टम अधिकारी के पास जाकर नमक की पुड़िया को हाथ पर रख दिया और सब कुछ साफ साफ बता दिया। दोनों देशों के बॉर्डर पर कस्टम अधिकारियों ने सफिया के हैंडबैग में खुद नमक की पोटली को रख दिया और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने को कहा तथा कहा कि सिख बीवी को संदेश देना कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। अतः इस कहानी को पढ़ते हुए हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी, जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, कि ख़त्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी, या फिर नई पीढ़ी के आने पर भी वह उम्मीद बनी हुई रहेगी। तो प्रिय साथियों, इस कहानी से विगत CBSE बोर्ड द्वारा जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनमें प्रश्न क्रमांक 11 पठित गद्यांश के अंतर्गत भी पूछा गया है और प्रश्न संख्या 12 पाठ्य पुस्तक से गद्य पाठों पर आधारित भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण प्रश्न है सफिया के भाई ने नमक ले जाने के प्रस्ताव पर उन्हें मना क्यों कर दिया, कस्टम अधिकारी ने सफिया के साथ किन स्मृतियों को साझा किया, आपके विचार से नमक कहानी का मूल संदेश क्या है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने के लिए क्यों मना कर दिया, नमक कहानी का उद्देश्य क्या है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। एक प्रश्न, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती, उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए, यह भी पूछा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों,
मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस छोटे से प्रयास से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।